हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले आरओ के एग्जाम के लिए, वीडियो के लिए और यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हैशटैग में नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ ही एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज़ के साथ जो भी शॉर्ट नोट वगैरह हैं आरओ या फिर वीडियो के लिए, वो सब आपको वहीं पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैव मंडल किसे कहते हैं? तो जैव मंडल वो क्षेत्र होता है जिसमें वायुमंडल भी आ जाता है, जल मंडल भी आ जाता है, स्थल मंडल भी आ जाता है। जैव मंडल वो वाला एरिया रहेगा जहाँ पे जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, जहाँ पर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। उन्हें वायुमंडल की भी ज़रूरत होती है, स्थल मंडल की भी, जल मंडल की। तो ये हो गया जैव मंडल। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, जैसे कि जैविक समुदाय क्या होता है? तो जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है और परस्पर क्रिया करती है तो इसे कहते हैं जैविक समुदाय। मतलब कई सारी प्रजातियां रह रही हैं आपस में, कोई किसी को अगर मांसाहारी है तो एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनसे कुछ लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से जो एक प्रजाति रहती है बड़ी संख्या में, उसे कहते हैं जैविक समुदाय। आगे बात करेंगे की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये जो की स्टोन प्रजाति की अवधारणा है, ये रॉबर्ट पी पेन के द्वारा ये लाई गई थी 1969 में। अब ये वाली जो की स्टोन प्रजातियां होती हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम होती हैं, अल्प मात्रा में होती हैं, लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाए तो बहुत सी एकदम जो चेन होती है फूड श्रृंखला वाली, वो पूरी की पूरी चेन ख़त्म हो सकती है। सभी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं कि ऐसी प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती हैं और जैवभार अल्पता के बावजूद पूरे समुदाय पर प्रभावी होती हैं, उन्हें की स्टोन प्रजातियाँ कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है की स्टोन प्रजाति क्या होती है, स्टेटमेंट आ सकता है। आगे बात करेंगे फाउंडेशन प्रजाति क्या होती है? तो यह प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण और संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। मतलब कोरल रीफ इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कोरल रीफ में बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो रहते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो उसमें कोरल रीफ जो है ये फाउंडेशन प्रजाति का काम करती है। कोरल रीफ भी जीवों, छोटे छोटे कीड़ों से मिलकर बनी होती है। इसको हम कोरल रीफ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनसे कोरल रीफ का पूरा निर्माण होता है, एक भित्ति का निर्माण हो जाता है और इस पर बहुत सारी प्रजातियां निर्भर करती हैं। तो इसीलिए इसे फाउंडेशन प्रजाति कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं संकेतक प्रजाति। तो संकेतक प्रजाति वो होती है जो किसी भी एनवायरनमेंट, मतलब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है, चाहे पानी में पाई जाए या फिर वायुमंडल में पाई जाए। तो ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होती है। मतलब जल में अगर थोड़ा सा भी प्रदूषण आ गया तो इसमें आपको फर्क दिखने लगेगा। तो ऐसी जो प्रजातियां होती हैं उन्हें संकेतक प्रजाति कहा जाता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और इसी प्रदूषण से संबंधित चेतावनी देने का काम होता है संकेतक प्रजातियों का। जैसे कि लाइकेन जो होता है, काई जो होता है, वो जल प्रदूषण के निर्धारण में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है लाइकेन। तो ये हो गई एक संकेतक प्रजाति। आगे बात करेंगे इकोटोन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक समुदाय या फिर पारिस्थितिकी तंत्र आपस में जहाँ पर मिलते हैं, वो एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा, उसमें बहुत सारे जीव जंतु अधिक मात्रा में आ जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर प्रजातियों की बात की जाए तो इकोटोन में बहुत सारी प्रजातियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये स्थल मंडल है, इधर ये हो गया जल मंडल, ये वाला जो एरिया है इसे कहेंगे इकोटोन। तो इकोटोन पूछ लिया जाता है इसका कॉन्सेप्ट। आगे बात करेंगे कोर प्रभाव या फिर एज इफेक्ट किसे कहते हैं? तो जब दो पारितंत्र मिलते हैं, मान लीजिए स्थल मंडल मिल रहा है और जल मंडल मिल जाए, बहुत हद तक ये जो अभी हमने पढ़ा था इकोटोन, उसी की तरह होता है। ये पारितंत्र 1 है, ये पारितंत्र 2 है, ये जो बीच वाला हो गया ये इसे कहते हैं कोर प्रभाव या फिर एज इफेक्ट। अब पूछा जा सकता है आपसे कि जो ये कोर इफेक्ट यानी एज इफेक्ट जो होता है, इसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाएंगी? तो ये जो पहला वाला पारितंत्र था, पारितंत्र 1, इसकी भी प्रजाति इसमें पाई जाती है, पारितंत्र 2 की भी प्रजाति इसमें पाई जाती है, और कुछ अन्य प्रजातियां भी इसमें निवास कर सकती हैं, जिसमें एक कोई ऐसी प्रजाति हो सकती है जिन्हें दोनों की ज़रूरत हो, तो वो ये वाले एरिया में रहती है। तो पूछा जा सकता है इसमें कौन कौन सी प्रजाति रहती है, कोई अलग प्रजाति रहती है या नहीं रहती है, इस तरह से स्टेटमेंट बन सकता है। तो यहाँ पर अलग प्रजातियाँ भी रह सकती हैं। सबसे ज़्यादा जीव जंतु इसी वाली प्रजाति में पाए जाते हैं कोर इफेक्ट में। आगे बात करते हैं बायोम क्या होता है? तो ये बहुत बड़ा एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें कई पारिस्थितिकी तंत्र भी आ सकते हैं, इसे कहते हैं बायोम। अब बायोम में क्या क्या आ सकता है? तो मरुस्थल बायोम होता है, टुंड्रा बायोम होता है, बेसिकली इतने ही बायोम होते हैं, मरुस्थल वाला, टुंड्रा वाला, घास स्थल बायोम, पर्णपाती बायोम,
टाइगा बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम। अब इसे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो 0 डिग्री यानी इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जो ये वाला एरिया होता है। यहीं पर उष्णकटिबंधीय घास भूमि भी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो मरुस्थल हैं वो किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी एरियाज़ में होते हैं। तो इधर उष्ण मरुस्थल जो है आपको 0 डिग्री के पास ही मिल जाएगा। इसके बाद शीत मरुस्थल मिलेगा, यहाँ पे मैदानी एरिया शीतोष्ण पर्णपाती वन। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, मतलब हम जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो है जैव विविधता कम होती जाएगी, जीव जंतु कम होते जाएंगे। जब तक हम ध्रुवों पर पहुँचेंगे तो यहाँ पे पूरी बर्फ़ मिलेंगी, बहुत कम जीव यहाँ पर मिलेंगे। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। तो ये शब्द किसने दिया था, एजी टांसले ने 1935 में दिया था। ये सब आपको ईयर वगैरह, अगर आप यूपीएससी तक का पेपर देते हैं तो ईयर भी यहाँ पर याद होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट में आ गया तो। और यहाँ पे ये तो नाम याद ही होना चाहिए। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे जानवर अन्य जीव आपस में क्रिया करते हैं, वाला जो एरिया हो जाता है वो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इसमें सजीव, निर्जीव, जैव अजैव सभी चीज़ें आ सकती हैं। मतलब जो जानवर मर गए हैं उनका अपघटन होगा, उनके लिए छोटे छोटे जीव आएंगे जो उनका अपघटन करेंगे। ये सभी जो क्रिया है ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो अभी हमने बात की थी जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। अजैविक में क्या क्या आएगा, तो भौतिक आएगा, कार्बनिक आएगा और अकार्बनिक आएगा। भौतिक में आता है तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, दाब, स्थलाकृति, ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत, ये सभी अजैविक के अंतर्गत आते हैं, भौतिक वाले में। और अगर बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र के ये भाग हैं या नहीं, तो ये भी इसके भाग हैं। अकार्बनिक में जल आएगा, गैस आएगा, मिट्टी आएगी, खनिज आएगा, चट्टानें आएंगी। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जिसमें कार्बन पाया जाएगा वो सभी कार्बनिक में आ जाएंगी। उसके बाद जैविक घटक में उत्पादक आएगा, उत्पादक वर्ग जो होता है, उपभोक्ता वर्ग यानी हम लोग, उपभोक्ता वर्ग आएगा। इसके अलावा अपघटक भी इसमें आ जाएंगे, जो मरने के बाद जो छोटे जीव होते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। तो ये अपघटक जो आएंगे ये जैविक घटकों में आते हैं। आगे बात करते हैं खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले ये याद कर लीजिए कि जो खाद्य श्रृंखला होती है ये लंबी होती है लेकिन बहुत बड़ी नहीं होती है। खाद्य जाल बहुत जटिल होता है। खाद्य जाल अगर पूछा जाए स्टेटमेंट वाइज, खाद्य जाल बहुत जटिल होता है या खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य जाल जटिल होगा। और ये बहुत बड़ा अपना एरिया ले सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। और खाद्य श्रृंखला छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर खाद्य श्रृंखला मतलब खाद्य, अगर श्रृंखला की बात की जाए तो एक सीधी लाइन ये हो जाएगी, ये खाद्य श्रृंखला है। मतलब घास को कीड़े खा रहे हैं, कीड़े को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है, ये पूरी श्रृंखला चलती जाएगी, सीधी सीधी रहेगी ये। जाल की बात करें तो ये पूरा जाल बन जाता है। घास को टिड्डा भी खा सकता है, कीड़ा भी खा सकता है, खरगोश भी खा सकता है। इसी तरह से आपस में एक दूसरे को लोग इसमें से खा सकते हैं और ये पूरा जो है एक जाल का निर्माण हो जाता है। तो यही है दोनों में डिफरेंस, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। खाद्य जाल जो है ये क्लोज भी हो सकता है, मतलब ये एक तरफ से बंद भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है। खाद्य श्रृंखला हमेशा खुली हुई होती है, ये स्टेटमेंट आ सकता है। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के नियम कौन कौन से होते हैं। तो जैव अजैव दोनों घटक इसमें शामिल होते हैं। कुछ चीज़ें आपको सीधे सीधे पूछी जा सकती हैं। संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अलावा एक रूपतावाद का नियम इसमें लागू होता है, मतलब आज जो चीज़ है वो हमेशा रहेगी, केवल उसके जो जैव भार है उसमें डिफरेंस आ सकता है। मतलब जो भौतिक और जैविक क्रिया है वो जैसी आज है वैसी हमेशा रहेगी, लेकिन उसमें कमी आ सकती है। जो पर्यावरण है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, पानी में कमी हो सकती है। अगर अंदर भूजल की बात करें तो उसमें कमी हो सकती है, लेकिन भूजल जो है आज जैसा है वैसा ही बाद में भी रहेगा। तो इस तरह से एक रूपतावाद का नियम पारिस्थितिकी तंत्र में लागू होता है। ये एक फैक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा। ऊर्जा प्रवाह जो है एक दिशीय होता है, एक तरफ से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की तरफ जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ये 10% नियम इसमें लागू होता है, मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने में जो है ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। ये सब हम पिरामिड वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ या फिर वीडियो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ जो भी शॉर्ट नोट वगैरह हैं वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।